बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने सबक की दोहराई करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपने उर्दू के सबक नंबर 1 हामद की मुकम्मल चैप्टर की दोहराई की थी। जैसे हमने तशरीह की थी, सवाल जवाब किए थे और 7 मुकम्मल मश्क की थी। और सबक नंबर 3 मादरे मिलत फातिमा जिना की अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब, सलीस उर्दू और मुकम्मल मश्क की थी। आज हम अपने लेक्चर में उर्दू के सबक नंबर 4 मलिका कोसार मरी की अल्फाज मायनी, सवाल जवाब, मुकम्मल मश्क, सलीस उर्दू और मरकज़ी ख्याल करेंगे। साथ सबक नंबर 6 की इश्तरात ज़रूरत नहीं है कि अल्फाज मायनी, सवाल जवाब और मुकम्मल मश्क करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 4 मलिका कोसार मरी में हम लोगों ने सबसे पहले मुश्किल अल्फाज पढ़े थे बच्चों। मुश्किल अल्फाज के मायने मैंने आप लोगों को बताए थे, जैसे कि नबर्द आजमा होना, मुकाबला करना, खंक ठंडा, सुहाना दिलपसंद, मबहूत हैरान करना, आगोश गोद या पहलू, स्याह सैर करने वाले, यखबस्ता सर्दी से बर्फ की तरह जमा हुआ, सहर अंगेज जादू का असर पैदा करने वाला। स्टूडेंट्स, इस सबक में हम लोगों ने मरी के बारे में पढ़ा था कि मरी जो है पंजाब का तारीखी मकाम है और ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल होता है। मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद बर्फबारी होती है और मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। मरी को मलिका कोसार क्यों कहा जाता है? दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलिका कोसार कहा जाता है। इस सबक में मरी के तारीखी मकामात के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि मरी के इर्द गिर्द न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और बोरबंद भी देखने से ताल्लुक़ रखते थे। न्यू मरी में चेयरलिफ्ट और केबल कार सियाहों को दिलचस्पी का महवर बनती थी। चलें अब हम चलते हैं इस सबक की मश्क की तरफ। मश्क में हम सबसे पहले बच्चों सवालात के मुख्तसर जवाबात देंगे। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। रावलपिंडी से मरी कितनी मसाफत पर वाक़या है? रावलपिंडी से मरी 1-1.5 घंटे की मसाफत पर वाक़या है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? गर्मी पड़ते ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग मरी का रुख करते हैं। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? मरी समंदर की सतह से 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में यूँ महसूस होता है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सी जंग लड़ी थी? बच्चों, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरीला जंग लड़ी थी। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मैसर हुआ था? जब मजमूई तौर पर बरसगीर पाक व हिंद में 1857 की जंग हुई थी और मुसलमानों को उस जंग में नाकामी हुई थी, तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मिल गया था। मरी के रास्ते में कौन सा दरख्त वाक़या है? चीड़ और सनूबर के। चलें अब हम चलते हैं अपने दुरुस्त जवाब की निशानदही करने। सबसे पहले, मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मकाम है? पंजाब का। दूसरा, गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? मुख्तलिफ इलाकों के लोग। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया था? अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को क्या हुई थी? नाकामी हुई थी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक सड़क के। गर्मियों में मरी के कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? खंक हवाएं यानी कि ठंडी हवाएं। चेयरलिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है, मरकज है न्यू मरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों सवाल नंबर 4 किया था, इराब लगाकर दर्ज ज़ाइल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। जैसे कि वर्ड्स हैं ये, मकाम, मसाफत, मबहूत, साम्राज, स्याह। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, इराब लगाते हुए आप लोगों ने लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देना है, जैसे कि मकाम, मसाफत, मबहूत, साम्राज और स्याह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्ज ज़ाइल तरकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। मैंने आप लोगों को इसके मायने बता दिए थे और आप लोगों ने मुहावरात खुद बनाने थे बच्चों, जैसे कि सेहत अफ़ज़ा होना, सेहत को बढ़ाने वाला। नेक्स्ट है नबर्द आजमा होना, मुकाबला करना, फर्जंदाने इस्लाम यानी कि इस्लाम की पैरवी करने वाले, काबिल दीद देखने के काबिल। नेक्स्ट में हम लोगों ने इन अल्फाज के मायने बताने हैं। मसाफत यानी कि फासला, सैर करने वाले, मबहूत हैरान करना, काबिल दीद देखने के काबिल और जानिसार यानी कि जान कुर्बान कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करनी है। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मकाम है, गलत। गर्मियों में मरी की खंक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं, दुरुस्त।
1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے تھے، غلط۔ معروف و مشہور لارنس کالج بوربن کے مقام پر واقع ہے، غلط۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا تھا، صحیح۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، متضاد جیسے بلند، بلند کا پست ہوتا ہے، خوبصورت بدصورت، خنک گرمی، معروف غیر معروف، یعنی کہ ان لفظوں کے الٹ لکھنے تھے آپ لوگوں نے۔ درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں، صرف ان ورڈ کے آپ لوگوں نے مفہوم یعنی کہ مطلب بتانا ہے، جیسے کہ قدم جمانا، ٹھکانہ بنا لینا، آغوش میں لینا، محبت سے گود میں لے لینا، تانتا باندھنا، قطار بنانا، قدم چومنا، کامل ماننا۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں، جیسے کہ مری، مری ایک تاریخی مقام ہے، مری کو تاریخی مقام سے ملا دینا ہے۔ لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، صنوبر درخت تھا، مگن مسحور۔ اسٹوڈنٹ اس سبق میں ہم لوگوں نے مشق کے علاوہ الفاظ معنی کیے تھے اور مرکزی خیال کیا تھا۔ مرکزی خیال میں اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مری کو بہت خوبصورت اور دل فریب مناظر سے نوازا ہے۔ مری کے دلکش قدرتی نظاروں کی وجہ سے یہاں سیاح سیر و سیاحت کے لیے آتے جاتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مری کے لوگوں کو انگریزوں کو مری سے نکالنے کے لیے گوریلا جنگ بھی لڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس سبق کی سلیس اردو کی تھی۔ سلیس اردو کے لیے ملکہ کوثر مری بک پیج نمبر 18 کا لاسٹ پیراگراف آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ اس میں سے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد سلیس کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس سبق نمبر 6، اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ سب سے پہلے اس سبق میں ہم لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے، جیسے کہ فہمائش، نصیحت کرنا، گھامڑ، بے وقوف، پھاوڑا، وہ اوزار جس سے زمین کھودنے میں مدد ہو، حاذق، ماہر، سمجھدار، دانست، علم، سمجھ بوجھ رکھنے والا، اوباش، آوارہ، دوشیزہ، کواری لڑکی۔ اس سبق میں ابن انشا نے مزاح کے طور پر اس سبق کا نام اشتہارات ضرورت نہیں ہے رکھا ہے۔ جیسے کہ بچوں آپ کو اس سبق کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سبق مزاح یعنی طنز کا مطلب سمجھا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ہم جب اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں یہ نہیں لکھا ہوتا بچوں کہ اشتہارات ضرورت نہیں ہے، یہ لکھا ہوتا ہے اشتہار ضرورت ہے۔ ابن انشا اس سبق میں کہتے ہیں کہ ہمیں اشتہارات دیتے ہوئے یہ لکھنا چاہیے کہ اشتہارات ضرورت نہیں ہے، اور اس سبق میں کچھ اس قسم کے ہم لوگوں نے اشتہارات کے بارے میں بھی پڑھا تھا، جیسے کہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اس کے بعد اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھیے، ان سب کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی مشق کی طرف۔ مشق میں ہم سب سے پہلے سوالات کے مختصر جواب دیں گے۔ میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ وہ دور اندیش تھا۔ بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لینے بھیجا تھا۔ آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا تھا؟ بخار کا۔ سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اطلاع عام، عدم رشتہ ضرورت، داخلہ جاری نہ رکھیے۔ اطلاع عام میں کرایہ مارچنٹ کا نام کیا تھا؟ راکب محمد دین، ولد فتح دین۔ عدم رشتہ ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ کراچی شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں، جیسے کہ غسال، زحمت، معذرت، حاذق اور دور اندیش۔ جیسے کہ آپ لوگ ان لفظوں کو پڑھ رہے ہو جس تلفظ سے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اعراب لگانے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اس کا بھی میں نے آپ لوگوں کو مفہوم بتا دیے تھے، آپ لوگوں نے جملے خود لکھنے تھے۔ ہاتھ لٹکاتے آنا، خالی ہاتھ آ جانا۔ پلے باندھ لینا، سبق لینا۔ عہدہ برآ ہونا، اپنی ذمہ داری پوری کرنا۔ سوال پیدا ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال نمبر 4، گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ گورکن قبر کھودتا ہے اور غسال مردے کو نہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس سوال نمبر 5، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ نصیحت کر رہے تھے، یعنی کہ نوکر کو۔ میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ بلب۔ اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا تھا؟ بخار کا۔
नौकर ने कहा, वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, यानी कि समझदार हैं। फर्माबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आग करने का। सवाल नंबर 7, दर्ज अल्फाज के मुताजाद लिखें। मेज़बान, मेहमान, दूर अंदेश, कोता अंदेश, बुजुर्ग, जवान, उम्मीद, यास। दर्ज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। तस्कीर व तानीस बच्चों मैंने आप लोगों को लेक्चर में पहले भी बताया है कि मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि इनके वाज़िया हो जाएं। जैसे कि कफन, दर्जी कफन का कपड़ा लाया, लाया यानी कि इससे वाज़िया हो रहा है ये मुज़क्कर है। चिमनी, मैंने चिमनी की सफाई की। डिग्री, डिग्री की वजह से मुझे अच्छी नौकरी मिली। हमला, इस पर बुखार का हमला हुआ। लस्सी, अहमद ने लस्सी पी। दरअसल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें, यानी कि ये आपको जो अल्फाज दिए गए हैं उसमें वाहिद भी हैं और जमा भी हैं। जैसे कि वक्त, औकात, अहबाब का हबीब, इत्ला का इत्लाआत, अदाब का अदब, इश्तिहार का इश्तिहारात। सवाल नंबर 10, दर्ज अल्फाज को हरूफ तहजी यानी कि अलिफ बे के लिहाज से तरतीब दें और इनके मायने लगत से तलाश करके लिखें। हरूफ तहजी यानी कि अलिफ बे के लिहाज से आप लोगों ने इनको अरेंज करके लिखना था। अलिफ बे के लिहाज से सबसे पहले आप लोगों का आएगा ओबाश, उसके बाद बे आपने ढूंढना है, बे आप लोगों के पास नहीं है तो इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट देखते जाने हैं और लिखते जाने हैं। सबसे पहले आएगा ओबाश, उसके बाद आएगा दानिस्त, उसके बाद आएगा दोशीज़ा और फिर फहमाइश और आखिर में गामर। सवाल नंबर 11, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे से के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज हैं जैसे कि लालटेन, लालटेन से मिल रहा है चिमनी, बुखार, इलाज, दर्जी, कफन, दोशीज़ा, लड़की, मीर साहब का नौकर दूरंदेश था, बुजुर्ग का नौकर गामर था। मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका यानी कि इनसे मिलता हुआ और बहुत से अल्फाज ज़हन में आ जाएं, उन्हें मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से हमारे ज़हन में क्या क्या बच्चों अल्फाज आते हैं, जैसे कि दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास और परिंदे वगैरह। ये आप लोगों को नीचे अल्फाज गिवन हैं, इन लोगों से मिलते जुलते जो भी आपके जहन में आते हैं आप लोग अपने पास से भी लिख सकते हो, जैसे कि घर, कमरा, बाथरूम, सोफ़ा, बावर्ची खाना। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल, इससे आप लोगों के क्या जहन में आता है बच्चों, जैसे कि कुर्सी, मेज़, उस्तानी, डस्टर, चाक। बस्ता, किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबर, शार्पनर। मस्जिद, टोपियाँ, इमाम साहब, नमाजी, हस्पताल, डॉक्टर, मरीज़ और नर्स। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने उर्दू के 2 सबक की दोहराई की है। सबक नंबर 4 मलिक खुसार मरी के हम लोगों ने अल्फाज, मायने, सवाल जवाब, मुकम्मल मश्क और सलीस उर्दू मरकज़ी ख्याल किया। और साथ हमने सबक नंबर 6 इश्तिहारात, ज़रूरत नहीं है कि अल्फाज, मायने, सवाल जवाब, मुकम्मल मश्क किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहले से ही अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में ये मुकम्मल सबक अपनी उतार लिए होंगे और बुक वर्क को आप लोगों ने बुक्स पर उतार लिया होगा और साथ अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। आप लोगों ने दोहराई का लेक्चर ध्यान से अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों को जो सबक है वो और अच्छे से याद हो जाए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।